हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 7 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो अकबर था, जिसने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्योंकि अकबर से पहले दो मुगल शासक और हुए थे, बाबर और हुमायूं। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और फिर उसके बाद हुमायूं शासक बना था। लेकिन इन दोनों शासकों ने यानी बाबर और हुमायूं ने कभी बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अकबर शासक बना तो अकबर ने 1575 से 76 ईस्वी में बंगाल के बिहार को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। उस समय बंगाल का ही हिस्सा था बिहार, और बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा, उसमें बिहार भी एक प्रांत था। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, जिसमें बिहार भी एक प्रांत था। और यहाँ का गवर्नर खाने आजम और मिर्जा अजीज कोकलतास था, इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। शेरशाह एक अफगान शासक था बिहार से, और ये युद्ध कर्मनाशा नदी के नज़दीक चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। और इसके बाद इन दोनों के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, बिलग्राम। तो बिलग्राम के युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह दिल्ली का शासक बना। तो इस युद्ध में भी शेरशाह की जीत हुई और वो दिल्ली का शासक बना। और यह पहला बिहारी मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना था, अफगान शासक था। और इस युद्ध जीतने के बाद यानी बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद इसने हुमायूं को ना कि दिल्ली से बल्कि इसने देश से ही बाहर कर दिया था। और 15 साल बाहर रहने के बाद हुमायूं आया था, फिर वापस यहाँ दिल्ली में फिर इसने युद्ध लड़ा शेरशाह के साथ। तो उस समय जब जीत हुई तब ये दिल्ली का शासक फिर से बना था। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट अखबार किसने निकाला या प्रारंभ किया था? तो ये सजदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम के द्वारा सर्च लाइट अखबार निकाला गया था। तो दीप बिहारी के स्थान पर द सर्च लाइट का प्रकाशन होने लगा और इसे दैनिक का रूप दिया गया। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कुंडग्राम यानी वैशाली जिला में हुआ था। इनकी मृत्यु राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वैसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो जब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो उस समय कौन से कार्य हुए थे? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, तीन त्रिपिटक है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक है। और इन्हें तीन पिटारी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है और ये कहा जाता है कि ये सभी त्रिपिटक सिंहल देश यानी श्रीलंका में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। अगला प्रश्न है, तारोपार समिति क्यों गठित की गई थी? तो ये तारोपार समिति पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता का पर सलाह हेतु गठित की गई थी। और भी कुछ समितियों के बारे में देखते हैं। तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए गठित की गई थी। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच हेतु इसका गठन किया गया था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, और कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सुधार के लिए गठित की गई थी।
अगला प्रश्न है, किस कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है, और कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। अगला प्रश्न है, सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये प्रासर्य तरंग का उपयोग होता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता फेदोमीटर यंत्र के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और जनरल ओ डायर ने इकट्ठी हुई भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न है, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था, और 21 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किसने नाइटहुड एवं सर की उपाधि को लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड एवं सर की उपाधि को लौटा दिया था, और ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे लौटा दिया था, और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने भी केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति एक्सला चैपल की संधि से हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि से हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, तो यदि उसे प्राप्त ना हो तो वैध मतों का 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 9 सितंबर 1972 को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, और ये वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस वादन से जुड़े थे? तो ये सितार से जुड़े थे, और कुछ अन्य लोग भी थे जैसे रविशंकर, ये भी सितार से जुड़े थे। और बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से जुड़े थे। पन्ना लाल घोष बांसुरी, विलायत खां सितार। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो पहले राष्ट्रीय गान था, उसके बाद राष्ट्रीय गीत, तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये ग्रंथ आनंद मठ से संकलित है, और यह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। कालिदास के अन्य रचनाओं में मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो ये औषधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मालती माघव किसकी कृति है? तो भवभूति की कृति है मालती माघव। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो ये बोधिसत्व के
कथाएं उनके जीवन पर, जातक कथाएं बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक। और अगला प्रश्न, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो बीएस नायपाल है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।